वेलकम टू इंसाइटफुल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया था और फाइनली 25 जनवरी 2025 को इसका गजट नोटिफिकेशन आ गया। आप देख सकते हैं यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हम इस वीडियो के थ्रू आज समझेंगे कि यूपीएस क्या है, यह एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता कैसे है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, कौन से लोग इसमें एलिजिबल नहीं हैं, और यह स्कीम हमें मिनिमम कितना पेंशन देगी और स्कीम के क्या फ़ायदे और क्या चैलेंजेस। आइए समझते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यह यूपीएस का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जो अभी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में एनरोल्ड है, यानी जिनके पास पहले से एनपीएस है, या तो वो या फिर इस स्कीम की ऑपरेशनलाइजेशन की डेट है 1 अप्रैल 2025। यानी वो लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन करते हैं उनको ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, और जो लोग अभी ऑलरेडी सर्विस में हैं और एनपीएस में कवर्ड है उन्हीं को ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, जो लोग ओपीएस में हैं उनको यह स्कीम ऑप्शन के रूप में अवेलेबल नहीं होगी। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस स्कीम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल की है, यानी जो लोग 10 साल से पहले रिटायर हो जाएंगे उन पर यह स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। इसमें एक टर्म यूज़ की गई है एश्योर्ड पे आउट। दोस्तों, इस स्कीम में पेंशन का जिक्र नहीं है, सिर्फ हेडिंग के अलावा यह एश्योर्ड पे आउट की बात करता है। हालांकि बात एक ही है। एश्योर्ड पे आउट का मतलब है वह राशि जो श्योर है पर महीना मिलेगी। तो इस स्कीम में एलिजिबल होने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए रिटायरमेंट से पहले, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनको की गवर्नमेंट कंपलसरी रिटायर करती है वो भी इसमें एलिजिबल होंगे, जिसमें कि जो हम वर्तमान में जो रूल्स सीआरएस वगैरह के थ्रू जो कंपलसरी रिटायर होते हैं उनके लिए भी एलिजिबल होगा। और अगर कोई वीआरएस लेना चाहता है, अपनी सर्विस को पहले छोड़ देना चाहता है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल की होगी, 25 ईयर्स, और उसको पेंशन भी तब से मिलना शुरू होगी जिस समय वो रिटायर होता। मान लेते हैं कोई एम्प्लॉई जिसकी 30 साल की सर्विस प्रोफाइल है मगर वो 25 साल के बाद रिटायर हो जाता है। मान लेते हैं उसको 1950 में रिटायर होना था, परंतु उसने अपना रिटायरमेंट 1945 में ले लिया, वीआरएस ले लिया, तो उसको पेंशन मिलना शुरू होगा 1950 से। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसी को सर्विस से निकाल दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, जी हाँ दोस्तों, डिसमिस और सीआरएस अलग अलग चीज़ें हैं, या फिर वो खुद रिज़ाइन कर देता है, तो उस पर यह स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, रिज़ाइन के केस में स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, पर अगर वही वीआरएस लिया जाता है मिनिमम 25 साल में तब यह स्कीम एप्लीकेबल होगी। 25 साल से पहले वीआरएस लेने पर भी यह स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। अब ये स्कीम इम्प्लीमेंट कैसे होगी? तो जो ऑलरेडी एनपीएस के सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी एनपीएस है, उनको एक बार ये मौका मिलेगा कि वो चूज़ कर सकें यूपीएस और एनपीएस में। जी हाँ, ये मौका एक ही बार मिलेगा अपनी चॉइस एक्सरसाइज करने का। एक बार आपने दोनों में से कोई भी चूज़ कर ली तो वो फाइनल हो जाएगी, चाहे आप यूपीएस कर सकते हैं या एनपीएस कर सकते हैं, वो फाइनल हो जाएगी और वो चॉइस लॉक हो जाएगी, फिर वो चेंज नहीं होगा। तो अच्छा डिसीजन लेने के लिए आइए समझते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले कि एश्योर्ड पे आउट की बात करता है। फुल एश्योर्ड पे आउट यानी पेंशन की वह रकम जो हर महीने मिलेगी और जो एश्योर्ड होगी यानी श्योर होगी, वो क्या होगी? तो 50% होगी वो पिछले 12 महीने के बेसिक पे का। इस बेसिक पे में डीए इंक्लूसिव नहीं है, इस बेसिक पे में डीए इंक्लूसिव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे है, जो कि पिछले 12 महीने का एवरेज लिया जाएगा, उसका 50% कर दिया जाएगा।
और इस फुल एश्योर्ड पे आउट के लिए 25 साल की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है। यानी अगर कोई 25 साल सर्विस करता है तो वो फुल एश्योर्ड पे आउट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगर सर्विस उससे कम है तो प्रोपोर्शनेट पे आउट के लिए वो एलिजिबल होगा। प्रोपोर्शनेट पे आउट का मतलब होता है कि उसी अनुपात में, जिस अनुपात में उसकी सर्विस है, उसको पेंशन दी जाएगी। परंतु मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल है। अगर 10 साल से नीचे सर्विस है तो यह यूपीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और मिनिमम गारंटीड पे आउट 10,000 पर मंथ है, यानी जैसे ही 10 साल की सर्विस होगी 10,000 पेंशन गारंटीड होगी। और अगर कोई 25 साल के बाद वीआरएस लेता है तो वो भी, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया, उसको भी एश्योर्ड पे आउट मिलेगा, पूरी तरह से पे आउट मिलेगा, फुल एश्योर्ड पे आउट। लेकिन उसको पे आउट मिलना तब से शुरू होगा अगर वो सर्विस में रहता, वीआरएस नहीं लेता, तो वो जिस डेट को रिटायर करता उसको उस डेट से यह पे आउट मिलना शुरू होगा। यानी कोई व्यक्ति 55 वर्ष की उम्र में अगर वीआरएस लेता है तो उसको पेंशन मिलना 5 साल बाद, यानी कि उसके नॉर्मल डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद से शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें फैमिली पे आउट का भी ऑप्शन है, जिसको कि हम आम भाषा में फैमिली पेंशन भी बोलते हैं। यह 60% ऑफ द पे आउट एडमिसिबल टू द पे आउट होल्डर होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति पेंशन भोगता है, उसको पेंशन अभी 1 लाख मिल रही है, तो उसकी फैमिली पेंशन 60% रह जाएगी। और इसी में आगे जी हाँ दोस्तों, इस पेंशन में डियरनेस रिलीफ, जिसको कि हम डीआर बोलते हैं, उसका भी प्रावधान है। यह डीआर जैसा कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगी वो मिलेगा। वो डीए के तर्ज पर ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डी यानी डियरनेस अलाउंस जो कि सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, और डियरनेस रिलीफ जो कि रिटायरमेंट और पेंशन धारी लोगों के लिए होता है, वो इसमें भी एप्लीकेबल होगा। रिटायरमेंट के वक्त एक लंप सम पेमेंट की भी व्यवस्था है। लंप सम पेमेंट यानी एक मुश्त राशि जो कि रिटायरमेंट के समय मिलेगी। एक मुश्त राशि, लंप सम पेमेंट, जो कि रिटायरमेंट के समय मिलेगी। इसके कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है, और यह कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये समझते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स यानी बेसिक पे प्लस डीए को लिया जाएगा, और हर 6 महीने की सर्विस के लिए यह एलिजिबल होगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर 20 साल सर्विस करता है तो उसकी नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस 40 हुई, यानी 1 साल को 2 बार काउंट किया जाएगा 6 मंथ्स को लिए, और उसका 10% मिलेगा। आइए हम इसको आगे फॉर्मूले से भी समझेंगे कि ये कैसे मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि लंप सम पेमेंट निकालने के लिए एक मुश्त राशि जो होगी उसमें बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस यानी डीए को भी लिया जाएगा, पर जो मंथली पे आउट या फुल एश्योर्ड मंथली पे आउट, जिसको कि पेंशन बोलते हैं, उसका बेस निकालने के लिए डीए को नहीं लिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, लंप सम पेमेंट का डीए के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। यानी ना तो लंप सम पेमेंट के ज़्यादा होने से कोई पेंशन पे असर पड़ेगा, या पेंशन का लंप सम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये दोनों दो अलग चीज़ें हैं और बिल्कुल ही अलग तरीके से कैलकुलेट होंगी। फिर से एक बार समझते हैं। हर 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस के लिए 10% मंथली इमोल्यूमेंट्स मिलेगा। इस कॉर्पस के, जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर होगा, इसके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट, जिसको कि हम इंडिविजुअल कॉर्पस कहेंगे, जिसमें कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा, जो अभी भी एनपीएस के तहत कटता है। और दूसरा पार्ट पूल कॉर्पस होगा, जिसमें केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होगा, इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। पहले पार्ट यानी इंडिविजुअल कॉर्पस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% होगा, यानी 10% किसका, तो बेसिक और डियरनेस अलाउंस का, और 10% हमारा एम्प्लॉयर देगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। यह जमा होगा इंडिविजुअल कॉर्पस में। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट 8.5% ऑफ द बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस यानी 8.5% और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, जो कि पूल कॉर्पस में चला जाएगा। और अभी वर्तमान में एनपीएस के तहत यह 4% है, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन 10%,
गवर्नमेंट का 14%, परंतु यूपीएस में बदलकर हमारा कंट्रीब्यूशन 10% और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 18.5% हो जाएगा, जिससे कि जमा होने वाली कॉर्पस की राशि एनपीएस से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जैसा कि अभी भी एनपीएस में हम अपनी राशि को हम अपने कॉर्पस को डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस इन्वेस्टमेंट स्कीम में जाएगा, हम यूपीएस में भी ऐसा कर पाएंगे, परंतु हम यूपीएस में सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को ही डिसाइड कर पाएंगे कि वो किस इन्वेस्टमेंट फंड में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फंड बहुत सारे हैं, आप वर्तमान में भी एनपीएस में लॉगिन करके इसको देख सकते हैं। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा ऑलरेडी किस में लगा हुआ है, और अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल भी सकते हैं। अगर एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट चॉइस डिसीजन नहीं लेता है तो जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न है इन्वेस्टमेंट उसी में लग जाएगा। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, इनको इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से जाना जाता है, जैसे एसबीआई पेंशन फंड्स, एलआईसी पेंशन फंड्स, इसी तरह से यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन, आदित्य बिरला रिटायरमेंट सोल्यूशन, बहुत तरह से पेंशन फंड हैं। तो एक बार ज़रूर देखें। और फिर से एक बार, जो पूल कॉर्पस होगा जो कि गवर्नमेंट का 8.5% होगा, उसमें उसका डिसीजन मेकिंग का सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। वो उसको किस फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रोल नहीं होगा, राइट। और जो लोग इस स्कीम के एप्लीकेबल होने से पहले रिटायर हो जाएंगे, उनके लिए टॉप अप अमाउंट की व्यवस्था पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। एक बात और समझनी है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको एनपीए मिलता है, यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ताकि वो बाहर प्रैक्टिस ना करें। तो इसमें बेसिक पे में नॉन मेडिकल सर्विसेज के लिए जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए सिर्फ बेसिक पे प्लस डीए होगा, और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बेसिक पे बेसिक प्लस डीए प्लस में एनपीए होगा, यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। डॉक्टर्स के लिए वो भी काउंट होगा। और जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो कि एनपीएस में हैं, या वो लोग जो कि इफेक्टिव डेट ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी इफेक्टिव डेट ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, 1 अप्रैल 2025। जी हाँ दोस्तों, यानी यह स्कीम उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगी जो या तो अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, एनपीएस में कवर्ड हैं, या फिर 1 अप्रैल 2025 के बाद गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं। उनको एक मौका मिलेगा यह निर्णय लेने का कि वो एनपीएस में जाना चाहते हैं या यूपीएस में जाना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होगी कि वंस सच ऑप्शंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। मतलब एक बार अगर ये आपने चूज़ किया कि आपको किस स्कीम में रहना है, फिर इसको बदलने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर यह स्कीम पूरी तरह से फाइनल होगी, आप वापस स्विच नहीं कर पाएंगे, ये फाइनल होगी। आइए इसमें और देखते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कि बेंचमार्क कॉर्पस कहा जाता है। बेंचमार्क कॉर्पस क्या है ये समझते हैं। बेंचमार्क कॉर्पस का मतलब है, पहले बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है। बेंचमार्क कॉर्पस होता है कि वह कॉर्पस अमाउंट जो कि आपका इतने साल की सर्विस के बाद बन जाना चाहिए था, यानी अगर सब कुछ ठीक चलता, आप समय पर अपना कंट्रीब्यूशन जमा कराते, एम्प्लॉयर समय पर अपना कंट्रीब्यूशन जमा कराता, तो जो एक एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ कॉर्पस बनना चाहिए था उसको टर्मिनोलॉजी दी गई है बेंचमार्क कॉर्पस अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। बेंचमार्क कॉर्पस क्या होगा, कितना होगा, कैसे निकलेगा, इसको निकालने की पावर सिर्फ और सिर्फ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए के पास है, और वह इन 3 चीज़ों को मानकर इसको निकालेगी। सबसे पहला कि समय पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन जमा कराया, कोई भी मिस आउट नहीं हुआ, यानी कोई भी महीना ऐसा नहीं हुआ जिसमें आपका कटा हुआ पैसा और एम्प्लॉयर का दिया हुआ पेंशन फंड में जमा ना हुआ हो। अगर कुछ मिसिंग हुआ है तो वो मिसिंग वैल्यू भी पीएफआरडीए डिफाइन करेगा और असाइन करेगा, और वह इस बात को भी मान के चलेगा कि जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी जो इंडिविजुअल कॉर्पस में हमारे पास चॉइसेस थी कि हम एसबीआई में लगाएं कि एलआईसी में लगाएं कि यूटीआई में लगाएं, वह इनको नहीं मानेगा,
बेंचमार्क कॉर्पस निकालने के लिए वो इस बात को मानकर एज्यूम करेगा कि डिफ़ॉल्ट पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो बेंचमार्क कॉर्पस इस तरह से निकलेगा, हालांकि इसको निकालने की पावर केवल और केवल PFRDA के पास है। अब बेंचमार्क कॉर्पस निकालने के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक एम्प्लॉयर का कॉर्पस बेंचमार्क से ज़्यादा है या बेंचमार्क के बराबर है या उससे कम है। अगर बेंचमार्क से कम है, जी हाँ दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर बेंचमार्क से कम है तो उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा रिटायरमेंट में कि वो अपना उतना कंट्रीब्यूशन जमा करा पाए ताकि उसको बेंचमार्क कॉर्पस के से जो मिनिमम एश्योर्ड पे आउट है वो मिल जाए। जी हाँ, ये कैसे होगा ये समझते हैं। रिटायरमेंट के समय पे एम्प्लॉय जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में होगा उसको अपना सारा का सारा कॉर्पस, जिसको कि वो वैल्यूज़ और यूनिट्स की फॉर्म में जमा होगा, जिनको कि हम लोग NAV भी कहते हैं, NAV जो कि एक बहुत कॉमन टर्म है म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स में, तो वो सारा का सारा पूल कॉर्पस में जमा हो जाएगा। यानी जो इंडिविजुअल कॉर्पस था, जो कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलकर बना था, और पूल कॉर्पस जो कि केवल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूशन था, सारा का सारा पैसा पूल कॉर्पस में जमा हो जाएगा, जो कि बराबर होगा बेंचमार्क कॉर्पस फॉर ऑथराइजेशन ऑफ एश्योर्ड पेमेंट। यानी जो बेंचमार्क डिसाइड हुआ होगा उसके बराबर उसमें जमा हो जाएगा। तो अगर बेंचमार्क से ज़्यादा है या बेंचमार्क से कम है तो क्या होगा, अगर इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम है उसको एडिशनल कंट्रीब्यूशन करने का मौका दिया जाएगा ताकि वो अपना बचा हुआ वैल्यूज़ या पैसा जमा कराकर बेंचमार्क कॉर्पस पे पहुंच जाए, ताकि उसको मिनिमम एश्योर्ड पे आउट इंश्योर किया जा सके। और अगर ज़्यादा है, अगर बेंचमार्क पे आउट से ज़्यादा है, जिसके कि होने के चांसेस हैं क्योंकि यह डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम को मान के चलता है, अगर हमने जो डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम को छोड़कर दूसरी इन्वेस्टमेंट की स्कीम चूज़ की और अगर उसमें हमें डिफ़ॉल्ट से थोड़ा सा भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो हमारी राशि बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा हो सकती है। तो वो सारा का सारा अमाउंट एम्प्लॉय को क्रेडिट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट मिनिमम एश्योर्ड पे आउट देने के लिए केवल और केवल बेंचमार्क कॉर्पस को ही फॉलो करेगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेंचमार्क कॉर्पस को ही फॉलो किया जाएगा पेंशन देने के लिए। और उस ऑप्शन को जो कि दिया जाएगा उनको जिनका कि बेंचमार्क से कम होगा जमा कराने का, अगर वो जमा नहीं कराते हैं और बेंचमार्क कॉर्पस से कम ही रह जाता है तो प्रोपोर्शनल पे आउट ही दिया जाएगा। प्रोपोर्शनेट पे आउट का मतलब हुआ कि जितना कम होगा या जितना होगा उसी अनुपात में उनको पेंशन दी जाएगी। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये एक फंड बेस्ड पेंशन स्कीम है। इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कटना बहुत ज़रूरी है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और अब सवाल ये आता है कि जो लोग ऑलरेडी NPS में हैं उनके NPS वाले कॉर्पस का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, क्या स्कीम मर्ज कैसे होगी, तो उसका भी जवाब इसमें दिया गया है। वो सारा का सारा कॉर्पस UPS में ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर वो स्कीम चूज़ करते हैं तो। हालांकि जो लोग UPS चूज़ करेंगे वो एक और डिक्लेरेशन साइन करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा मैटर ऑफ डिस्कशन भी है। ये कहता है कि जो लोग इसको चूज़ करेंगे शैल नॉट बी एंटाइटल्ड एंड कैन नॉट क्लेम एनी अदर पॉलिसी कंसेशन, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट एंड पैरिटी विद सब्सिक्वेंट रिटायरीज। यानी जो लोग UPS को चूज़ करके रिटायर होते हैं वो बाद में कभी भी किसी पॉलिसी में कंसेशन, कोई पॉलिसी में परिवर्तन, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट या फिर दूसरे किसी एम्प्लॉय को देख के जो कि किसी और रिटायरमेंट स्कीम से या अपनी ही रिटायरमेंट स्कीम से UPS से रिटायर हुआ है उसको देख के कुछ मांग नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि एक ही साथ काम करने वाले, एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले, एक ही पोस्ट से रिटायर होने वाले दो लोगों का मिनिमम एश्योर्ड पे आउट अलग अलग हो, क्योंकि यह नंबर ऑफ ईयर्स पे डिपेंड करता है, ये इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पे डिपेंड करता है और भी कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो वो भविष्य में इसकी किसी की भी मांग नहीं करेगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मांग तो ओरिजिनली OPS की है, परंतु यह सवाल बना रहेगा
कि यहाँ जो पॉलिसी चेंज है, क्या इस पॉलिसी चेंज में इसका भी कवर होगा कि क्या हम ओपीएस की भी मिलने पर क्या वहाँ भी स्विच नहीं कर सकते हैं। तो यह एक मैटर ऑफ डिबेट है कि यहाँ पॉलिसी चेंज का क्या मतलब है। हालांकि इस पर कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। जो लोग ऑलरेडी एनपीएस से रिटायर हो चुके हैं उनके लिए स्कीम मुटेटिस मुटेंडिस में एप्लीकेबल होगी। मतलब उनके लिए ये स्कीम उस तरह से एप्लीकेबल होगी, जो चीज़ें बदल जानी चाहिए थी वो चीज़ें बदल कर एप्लीकेबल होगी, यानी उनको भी यूपीएस का बेनिफिट मिल जाएगा। जो कि यूपीएस के एप्लीकेबल होने से पहले रिटायर हो जाएंगे, उनको इस पूरे पीरियड का एरियर मिलेगा और साथ में उनको इस पूरे पीरियड का इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। एरियर मिलेगा और इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। और वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? वो इंटरेस्ट रेट होगा, एरियर और इंटरेस्ट रेट होगा जो कि पीपीएफ का रेट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो भी ऑपरेशनल रेट है वो उनको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये है सारी बातें यूपीएस के बारे में। इसकी ऑपरेशनलाइजेशन की डेट 1 अप्रैल 2025 होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस केस में हमारा क्या रेट होगा, क्या मिनिमम एश्योर्ड पे आउट होगा और क्या होगा। हमसे जानने के लिए जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इनसाइटफुल। धन्यवाद।